अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने भी स्टूडेंट्स जूम पे बैठे हैं, फिजिकल बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, सबको अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 चैप्टर 3 का नया नॉलेज आज स्टार्ट करने वाले हैं, नॉलेज 3.4। अब इस नॉलेज के अंदर कौन कौन से एसएलओस कवर करेंगे हम, साथ में एसएलओ नंबर मौजूद है। तो पहला एसएलओ है स्टेट दैट आइसोटोप्स कैन इफेक्ट मोलर मास बट नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज। डेफिनेटली आज के लेक्चर में आपको बताएंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। एसएलओ बड़ा क्लियर है कि हमने ये साबित करना है कि जो आइसोटोप्स हैं वो मोलर मास को तो बदल सकते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं करते। क्या मतलब है इसका भी हम समझेंगे। सेकेंड एसएलओ है कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर का तो लास्ट टाइम बता दिया था आपको, आज हमने मास पे बात करनी है। फ्रॉम द रिलेटिव मासेस एंड अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। अबंडेंस का मतलब होता है मिकदार, यानी कि यह भी कैलकुलेट करना सीखना है कि एटम का मास कैसे निकालते हैं। फिर आइसोटोप्स की अबंडेंस। अब जाहिर सी बात है, अब जब आपको आइसोटोप का पता चलेगा तो अबंडेंस भी क्लियर हो जाएगी। कैलकुलेट द रिलेटिव मास ऑफ एन आइसोटोप, गिव द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड अबंडेंस ऑफ ऑल स्टेबल आइसोटोप। ये दोनों मिलते जुलते एसएलओ हैं, ठीक है। अगला एसएलओ है डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। एक आइसोटोप के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कैसे पता चलती है, ये भी कर लेंगे। आखिरी एसएलओ जो कि आज हम पहले स्टार्ट करेंगे, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास एज द एवरेज मास ऑफ आइसोटोप of an element compared to 1/12 of mass of an atom of carbon 12। ये हमारे आज के एसएलओ हैं। 2 लेक्चर के अंदर ये नॉलेज खत्म होगा। आज हम मैक्सिमम एसएलओ को पढ़ेंगे और फिर कल इसको कंक्लूड करेंगे। नॉलेज हमारा क्या है, हमने सीखना क्या है। हमने ये सीखना है कि आइसोटोप इन्फ्लुएंस द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट विदाउट अल्टरिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। कि ये आइसोटोप जो होते हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल के मोलर मास को इफेक्ट करते हैं, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करते। एज द रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन आइसोटोप रिलेटेड टू कार्बन 1/12 ऑफ 1/12 मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव मास होता है वो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ये क्या है इसको भी पढ़ेंगे। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास इन्वॉल्विंग यूजिंग द मैसेज एंड अबंडेंस ऑफ एलिमेंट आइसोटोप। थोड़ी सी चीजें आपके लिए नई हैं, इंशाल्लाह जैसे ही हम उसका पूरा नॉलेज पढ़ लेंगे ना, ये चीजें आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। एंड पे एक स्किल है। स्किल क्या है कि हमें सब कुछ सीखने के बाद हमें क्या करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास इवैल्यूएट करना आना चाहिए, उसका मास, अबंडेंस हमें आइसोटोप्स की पता करनी आनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग देयर इंपैक्ट ऑन मॉलिक्यूलर मास विदाउट इफेक्टिंग केमिकल प्रॉपर्टी। कैसे आइसोटोप मोलर मास को तो बदल सकता है बट केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं बदल सकता। ये स्किल है। बहरहाल अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम एसएलओ को एड्रेस करने लगे हैं, मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर दूं। मैं सबसे पहले ये वाला एसएलओ एड्रेस करने वाला हूं, एसएलओ C09B23, जिसमें आपको रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है वो बताया जाएगा और कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास को निकाला जाता है कार्बन 1/12 के साथ कंपेयर करके। अच्छा जी, सबसे पहले एक तस्वीर आपके सामने जी, फुल स्क्रीन करें। इस तस्वीर को अगर आप देखें तो बेटा ये एक लिथियम मेटल है। लिथियम जिस तरह आयरन मेटल होता है, लिथियम एक मेटल है। इस मेटल को जब जूम किया जाएगा तो पता चलेगा ये मेटल किसका बना हुआ है, शाबाश, एटम्स का। अब ये एटम किसके हैं, लिथियम के। फिर इस एक लिथियम एटम को जूम किया जाएगा तो पता चलेगा कि सेंटर में क्या पाया जाता है, जल्दी बोलिए, सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। और बाहर उसके क्या मौजूद हैं, शेल्स। और शेल्स में क्या होते हैं, शाबाश, इलेक्ट्रॉन। अब अगर न्यूक्लियस को भी फोकस किया जाएगा तो न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें नजर आएंगी आपको, क्या क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब वो ये बताना चाह रहा है कि अगर आप एटम के छोटे होने का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो ये वैल्यू देखिए जरा।
ये वैल्यू लिथियम की, ये वाली वैल्यू लिथियम का एटम डायमीटर में 10 की ताकत -10 मीटर, 10 की ताकत -10 मीटर, यानी 10 भी नहीं, 10 की ताकत -10 मीटर। आपको मैथ जानते हैं इतना, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। बताने का मकसद है कि एटम इटसेल्फ कितनी छोटी चीज है। अगर इसके न्यूक्लियस की बात करें तो वो तो उससे भी छोटा है, 10 की पावर -15 मीटर, वो छोटी चीज है। अब यहां से एक बात तो समझ आ गई कि अगर मैं एक एटम का मास मेजर करना चाहता हूं तो मेरे लिए ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी चीज है। अच्छा बेटा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आपने किसी हैवी वेट को मेजर करना है तो आप उसकी मेजरमेंट के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हो? जैसे लोहा, अक्सर कहते हैं 1 टन लोहा चाहिए, 2 टन लोहा चाहिए, या सरिया जो घर में लेंटर डालते वक्त डलता है तो आप उसको किलोग्राम में तो नहीं लेके आते, टन्स में लेके आते हो। ऐसा ही है, आप बाजार में जाके ये तो नहीं कहोगे आधा किलो सरिया दे दें, वो तो आप आधा किलो दही लेके आ सकते हैं, आधा किलो चावल लेके आ सकते हैं, आधा किलो सरिया तो नहीं मिलता। तो बड़ी चीज के लिए बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं और छोटी चीज के लिए छोटा यूनिट। अच्छा, किसी ने बाजार में जाके ये बोला हमें 10 किलो गोल्ड चाहिए, कितने गोल्ड को कैसे डिमांड करते हैं? 1 तोला, जिसमें 11 ग्राम के करीब गोल्ड होता है। इसी तरह से एटम का मास ग्राम किलोग्राम में नहीं होता, एटम के मास के लिए एक अलग यूनिट है और उस यूनिट का नाम है AMU। क्या नाम है बेटा? AMU, कॉल्ड एटॉमिक, यहां लिख देता हूं AMU, इससे मुराद है एटॉमिक मास यूनिट। जिस तरह ग्राम किलोग्राम मास के यूनिट्स है ना, AMU भी किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। लेकिन ये AMU किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? एटम्स के मैसेस के लिए यूज किया जाएगा। किसी एटम का मास 1 AMU होगा, किसी का 2 AMU होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि एटम का मास ग्राम किलोग्राम में नहीं बल्कि किसमें मेजर किया जाता है? AMU। चले आगे चलते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये वही बात करने लगे हैं जो मैंने अभी आपसे की, इसको जरा फुल स्क्रीन देख लें। ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। पता है हमें जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल हैं कंपेयर्ड विद द थिंग यू सी। आप जो चीजें देखते हैं ना अपने आसपास, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, उसके मुकाबले में एटम तो बहुत छोटी चीज है। अब 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास इतना होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम, -24 ग्राम। ये बहुत से बहुत से बहुत ही छोटी वैल्यू है। अच्छा, अब ये लिखा तो हुआ है ग्राम के अंदर, बट हकीकत के अंदर ये वैल्यू यूज नहीं की जाती। हम इसकी जगह एक नया यूनिट इस्तेमाल करते हैं AMU। तो थोड़ा मैं आपको बताता चलूं कि 1.67 जो कि एक प्रोटॉन का मास होता है, जो कि इतना होता है ग्राम्स के अंदर, बट AMU के अंदर ये कितना है? 1। AMU के अंदर कितना है? 1। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर आपको कहा जाए 1000 ग्राम किलो में कितने बराबर है ये? शाबाश बताइए, 1000 ग्राम किलो के अंदर कितना होगा? किलो मतलब 1 kg, 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। इज इट क्लियर? इसी तरह से इतना ग्राम होगा तो वो मास कितने AMU होगा? 1 AMU। मेरी बात को समझ रहे हो? जिस तरह हम कहते हैं ना 1000 ग्राम 1 किलो के बराबर होता है, इसी तरह से 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम, ये किसके बराबर होता है बेटा? 1 AMU। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एंड न्यूट्रॉन इज अबाउट द सेम। जो प्रोटॉन का मास है ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन का भी वही मास है। ये बात मैं कुछ दूसरी तीसरी दफा करने लगा हूं, पहले लेक्चर में भी ये बात करके आया था जहां हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को क्या किया था? कंपेयर किया था। और वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सामने बिल्कुल भी काउंटेबल नहीं है। केक वाली मिसाल याद है? केक के ऊपर चिप्स रखी थी और चिप्स
और 10 पाउंड का केक। ऐसा ही है जैसे इलेक्ट्रॉन के सामने कौन है, प्रोटॉन है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वजन तकरीबन, वो यही कह रहा है कि जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही तकरीबन किसके है, न्यूट्रॉन का, इज अबाउट द सेम। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन हैज द मास, इलेक्ट्रॉन का मास है जी 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -28 ग्राम, विच इज मच लेस देन द मास ऑफ आइदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बहुत कम है। बिकॉज द मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, chemists use a very small unit of mass called, जी शाबाश, क्या लिखा है जी, AMU, क्योंकि एटम का मास ही बहुत छोटा है, इसलिए केमिस्ट भी बहुत छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम क्या है, AMU। अच्छा जी, मैं जरा अब आपको एक ना छोटी सी सिमुलेशन दिखाना चाहता हूं ताकि ये चीज मैं मजीद क्लियर कर दूं। अच्छा ये देखें जी, ये ना आपको स्क्रीन पे सिमुलेशन नजर आ रही है। एक हाइपोथेटिकली मैंने एक वेट बैलेंस लिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने एटम रखा हुआ है। अच्छा, अब यहां पे दो चीजें लिखी हुई, एक लिखा हुआ मास नंबर और एक लिखा क्या, नीचे क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास। मास नंबर तो मैं बता चुका हूं ना आपको, मास नंबर क्या होता है जी, शाबाश बताइए, मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है तादाद, किसकी तादाद, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इकट्ठी तादाद को क्या बोलते हैं, मास नंबर। बट हमने मास नंबर तो पढ़ लिया, आज हमने क्या फाइंड करना है, एटॉमिक मास। अच्छा अब जरा गौर करें, मैं तो एटॉमिक मास पे क्लिक करूंगा, तो देखें ये जरा गौर करें, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के सेंटर में आपको शाबाश क्या नजर आ रहा है, एक प्रोटॉन। ये साइड पे आप नोटिस करें, प्रोटॉन नजर आ रहा है आपको, ये साइड पे बॉक्स बना हुआ है, फुल स्क्रीन कर दें, ये साइड पे बॉक्स बना हुआ है, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, एक। चूंकि मैंने बोला इलेक्ट्रॉन की कोई हैसियत नहीं है, उसका मास ही नहीं होता, तो मास असल में किसका होता है, प्रोटॉन का। अब देखो एक प्रोटॉन का कितना मास आ रहा है नीचे, शाबाश 1.00, शाबाश बोलो 1.00783, मतलब 1 ही हो गया ना, तकरीबन ये क्या हो गया, 1। अब इसके साथ यूनिट क्या इस्तेमाल करेंगे, शाबाश बोलो, इसके साथ यूनिट क्या यूज करेंगे, AMU। अच्छा एक काम करते हैं, हीलियम, शाबाश देखो, हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 2 और 2 ही न्यूट्रॉन है। तो बताओ शाबाश, प्रोटॉन का मास क्या था, 1 AMU, 2 प्रोटॉन का मास क्या होगा, 2 AMU। फिर मैंने बोला न्यूट्रॉन का मास भी तकरीबन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर ही होता है, यानी न्यूट्रॉन भी 1 AMU है। तो इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, टोटल कितने AMU हो गया, 4 AMU। अब नीचे देखो क्या आ रहा है, शाबाश 4.00, इसको फुल स्क्रीन करें, 4.00266, ये हीलियम का एटॉमिक मास यूनिट है AMU के अंदर। अच्छा नंबर देखेंगे ना तो 4 आएगा खाली, क्योंकि नंबर में क्या है, तादाद, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और एटॉमिक मास में उसका क्या है, वजन। उम्मीद है कि आपको यह मैथ्स जो है ना समझ आ गया। अच्छा अब वापस चलते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा अब ये मैंने टेबल लगाया हुआ है, सबको पता है ये प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को इस तरह जाहिर करते हैं, न्यूट्रॉन को इस तरह जाहिर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से। चार्ज प्रोटॉन पे +1 है, इलेक्ट्रॉन पे -1 है, न्यूट्रॉन पे 0 है। मास देखा जाए ना तो 1.007 और न्यूट्रॉन का 1.008, तकरीबन दोनों का बराबर ही है। दोनों की पोजीशन कहां पर है, न्यूक्लियस में। अब आप थोड़ा गौर करो ना, मास इलेक्ट्रॉन का भी लिखा हुआ है AMU के अंदर। पहले जो मैंने मास दिखाया था, शाबाश वो किसमें दिखाया था, ग्राम के अंदर दिखाया था। ये जो मास मैंने आपको दिखाया था, ये जो मैंने आपको मास दिखाया था, एक जस्ट अ मिनट, जी ये जो मैंने आपको मास दिखाया था, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये मैंने आपको ग्राम के अंदर दिखाया था। अब जो मैंने मास लिखा है वो मैंने ग्राम के अंदर नहीं लिखा, इलेक्ट्रॉन का किसमें लिखा है, AMU, और वो देखो कितना है, 0.000, मतलब 0 ही समझे ना इसको, और एंड पे हल्का सा 55 लिख दे, मतलब
काउंटेबल नहीं है ये। असल मास किसका है? शाबाश, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का पाए कहां जाते हैं? आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्या बेटा आपको एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्लियर है? जी जूम पे जो बच्चे बैठे हैं वो बताएं, एटॉमिक मास क्लियर है आपको? एटॉमिक मास क्या होता है? इनकी चैट जरा ओपन करना। ओके यस क्लियर है। आगे चलते हैं जी, आप नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट। आगे हमने क्या पढ़ना है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास तो समझ आ गया, एटॉमिक मास तो समझ आ गया, सीधा सीधा एटम का मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? आप में से मुझे बच्चा कोई बताए कि आप अपना, कोई भी बच्चा अपना वेट बताए, कितना वजन है उसका। चले मैं आप किसी का नहीं पूछता, अपना बता देता हूं, ठीक है? मेरा वजन 110 किलो है माशाल्लाह। अब ये जो 110 किलो वजन है ये मुझे किसने बताया? वेट मशीन ने बताया ना। तो वेट मशीन की वजह से मुझे मेरा वजन पता चला, तो ये क्या है? रिलेटिव मास। आपका मास किसी की वजह से आपको पता चल रहा है, तो ये कौन सा मास है? रिलेटिव मास। बाजार में किसी ने सब्जी खरीदी है, चिकन खरीदा है, तो वो वेट बैलेंस के एक तरफ रखता है 2 किलो का बाउट और दूसरी तरफ सब्जी डालता है। जब दोनों में बैलेंस आ जाता है तो हम कहते हैं सब्जी 2 किलो हो गई है। अब सब्जी 2 किलो हो गई है, सब्जी ने खुद थोड़ी बताया, ये किसी दूसरे पलड़े में पड़े हुए वजन ने बताया कि सब्जी का भी वजन 2 किलो हो गया। तो वो सब्जी का मास क्या होगा? रिलेटिव मास। क्या मास होगा? तो आप नॉर्मली जितने भी वेट फाइंड करते हैं वो सबके सब कौन से मासेस होते हैं? रिलेटिव मासेस होते हैं। समझ गए आप इस चीज को? अब इसी तरह एटम की दुनिया में भी किसी के रेफरेंस में ही मास निकालना होगा ना। वो जो किसी का रेफरेंस है उसकी वजह से जो एटम का मास निकलेगा उसका क्या नाम होगा? रिलेटिव एटॉमिक, क्योंकि एटम है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब वो रेफरेंस कौन है? रेफरेंस से मुराद क्या है? जैसे आपके यहां सब्जी वाला जो आता है उसके पास तो लोहे का बाउट होता है। अब यहां तो लोहे का बाउट नहीं काम कर सकता क्योंकि एटम का मास तो बहुत ही छोटा है, एएमयू में है। तो यहां पे रेफरेंस किसको बनाया जाता है? मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये डायग्राम से आपको थोड़ा समझ आएगा जी। ये डायग्राम में देखें, एक तरफ क्या पड़ा है? शाबाश, कार्बन, कार्बन। और दूसरी तरफ क्या पड़ा है? शाबाश, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तकड़ी के, असल में ऐसी कोई तकड़ी होती नहीं है, ये समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, एक आइडिया क्लियर करना चाह रहा हूं। ये सारा इलेक्ट्रिकली मैनेज होता है, ये सब कुछ बड़े प्रिसाइज ऑपरेटर्स होते हैं जिनके अंदर हम एटम का मास मेजर करते हैं। ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं ना। अब इसका मतलब क्या है कि एक तरफ अगर हम 12 हाइड्रोजन के एटम्स रखें और एक तरफ कार्बन रखें तो दोनों का वजन क्या आएगा? बराबर आएगा। अब शाबाश, जल्दी बताओ, हाइड्रोजन जो है उसके अंदर क्या है? अभी मैंने आपको सिमुलेशन दिखाई जी, सिमुलेशन खोलें। अब ये देखें, ये हाइड्रोजन, शाबाश, हाइड्रोजन का मास कितना है? जल्दी बोलो। हाइड्रोजन के अंदर आप जानते हैं एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई नहीं है इसके अंदर। फुल स्क्रीन करें इसको। एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई नहीं है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन एक है, इलेक्ट्रॉन को तो काउंट ही नहीं करते। चलो भाई आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन के अंदर असल चीज क्या है? एक ही प्रोटॉन है। क्या है? एक प्रोटॉन। और उस एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? शाबाश, 1 AMU। हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो असल मास है वो 1 AMU है। अब इधर देखें, कितने हाइड्रोजन पड़े हैं यहां पर? 12। हर हाइड्रोजन का मास कितना है? शाबाश, 1 AMU। तो 12 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 12 AMU। कितना होगा? 12 AMU। अब यहां पर 12 AMU है, जरा इसको अब दूसरी, अब यहां पर भी 12 AMU है और यहां कार्बन पड़ा है तो उसका भी वजन 12 AMU है, तो इनके दरम्यान में बैलेंस आ जाएगा। अब मुझे बताओ, कार्बन का मास मुझे कार्बन ने नहीं बताया, मुझे इस तरफ पड़े हुए इन बाउट्स ने बताया है, और यहां हर एक बाउट एक हाइड्रोजन है। क्या है? एक हाइड्रोजन है। चलो शाबाश। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अगर मैं ये लिख दूं
यहां पर मैं एक चीज लिखने लगा हूं कि हाइड्रोजन जो होता है वो एक कार्बन का 12वां हिस्सा होता है। क्या मतलब है इस चीज का? शाबाश, एक हाइड्रोजन कार्बन का 12वां हिस्सा है, इसका मतलब क्या है? जूम पे बैठे हुए बच्चे बताएं कि एक कार्बन एटम को अगर 12 हिस्सों में तोड़ा जाए तो एक हाइड्रोजन बनता है। शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ मुझे। इस तरह बताओ, इस कार्बन एटम को अगर मैं 12 हिस्सों में तोड़ दूं। जी जुमीत, इधर देखें, अगर इसको मैं 12 हिस्सों में तोड़ दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका जो एक पार्ट मिलेगा, शाबाश, मैं ब्लू कलर से बनाता हूं, आपको जवाब देना चाहिए, जल्दी जल्दी जवाब दें। ये जो एक पार्ट मिलेगा, 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने एएमयू है? 12 एएमयू है। तो ये जो 12 हिस्से टूटे हैं, हर हिस्से का वजन कितना होगा? क्या होगा? 1 एएमयू। यही तो बता रहा हूं तब से आपको कि कार्बन को अगर 12 हिस्सों में तोड़ दोगे, अब कार्बन को 12 हिस्सों में तोड़ने का मतलब ये 12 हिस्से ही है ना कार्बन के। भाई हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ये 12 हाइड्रोजन का मास मिलकर तो एक कार्बन बना था। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन, जो एक हाइड्रोजन होता है, वो असल में एक कार्बन एटम का कौन सा पार्ट होता है? 1/12 पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? 1/12 पार्ट। क्या ये बात समझ आ गई आपको? अब इसका मतलब अगर मुझे यहां पर, शाबाश, एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं, आप जरा इसको हम रेस करते हैं। ये जूम पे जो बच्चे बैठे हैं वो मुझे बताएंगे अब जरा। अब जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं इस तरफ मैग्नीशियम रखता हूं, मैग्नीशियम, तो इस तरफ मुझे कितने हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे? शाबाश, इसको फुल स्क्रीन करें जी। जूम में से, जूम पे जो बच्चे बैठे हैं उनमें से कोई जवाब देगा कि अगर मैं यहां पर मैग्नीशियम रखता हूं जिसका वजन 24 एएमयू है, तो मुझे इस दूसरे हिस्से में कितने हाइड्रोजन प्लेस करने पड़ेंगे? सर 12 और डाल लेंगे। 12 और डाल देंगे। वेरी गुड। 12 क्यों और डाल देंगे? 12 पढ़े हैं पहले, 12 और डाल देंगे क्योंकि हमें पता है कि हर एक हाइड्रोजन असल में कितने एएमयू है? 1 एएमयू है। और 1 एएमयू असल में कार्बन का कौन सा हिस्सा है? 1/12वां हिस्सा। सर बार बार कार्बन कार्बन क्यों लेके आ रहे हैं? आप सीधी बात 1 एएमयू करें ना, कार्बन को क्यों लेके आ रहे हैं बीच में? इधर फुल स्क्रीन करें। आपके जहन में सवाल आना चाहिए, सर जब हाइड्रोजन 1 एएमयू हो गया तो आप बस इस पे बात खत्म करें, 1 एएमयू। आप बार बार कह रहे हैं कार्बन का 1/12 जो कि हाइड्रोजन होता है। आई नो बेटा, याद रखिए, शुरू शुरू में साइंटिस्ट ने रेफरेंस जो लिया था वो कार्बन को लिया था। शुरू शुरू में साइंटिस्ट ने रेफरेंस किसको लिया था? कार्बन को। अब जरा मैं एक, जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। आपके पास 1 किलो का बाउट है, जुमीर जरा जवाब दीजिएगा। आपके पास 1 किलो का बाउट है, आपके पास 1 किलो वाले बाउट हैं 4, तो आपके पास टोटल वजन कितना है? 4 किलो। आपके पास कोई बंदा है 2 किलो वजन करवाना है, आप कर दोगे? यस। आपके पास 4 बाउट हैं, 1-1 किलो वाले, 2 किलो कर दोगे वजन आप। 3 किलो कर दोगे? यस। 4 किलो वजन कर दोगे? यस। 10 ग्राम वजन कर सकते हो। आपके पास 1-1 किलो वाले 4 बाउट हैं तो आप 10 ग्राम वजन नहीं कर सकते। क्या करो फिर? क्या करेंगे आप फिर? शाबाश, को तरीका बताएं। आप सब्जी वाले हैं, सब्जी बेच रहे हैं आप, और आपके पास किसी ने कहा मुझे 10 ग्राम आलू चाहिए। जूम पे जो बच्चे बैठे हैं कुछ सोल्यूशन बताएं, वो क्या सोल्यूशन बताएंगे फिर? चले मैं बताता हूं। 1 किलो वाला बाउट, उसको हम लेंगे, उसको तोड़ देंगे, 1000 हिस्सों में तोड़ देंगे, तो मेरे पास इसके 1000 पार्ट्स बनेंगे। अब 1 किलो वाले बाउट के 1000 पार्ट बन गए। एक पार्ट कितने के बराबर होगा? बहुत कमजोर हो, क्योंकि 1000 ग्राम है ना 1 किलो,
1 किलो का बाउट 1000 ग्राम के बराबर होता है। जब 100,000 बराबर हिस्सों में टूटेगा तो हर एक पार्ट कितने ग्राम के बराबर होगा? 1 ग्राम के बराबर होगा। यानी मेरे पास नए नए बाउट्स कितने आए? 1 किलो वाले बाउट को 1000 हिस्सों में तोड़ने पे 1000 नए बाउट्स मिले और हर एक बाउट का वजन कितना है? 1 ग्राम। क्या आप 10 ग्राम सब्जी तोल सकते हैं आप? यस। कैसे? 1-1 ग्राम वाले 10 बाउट रखेंगे और 10 ग्राम आप सब्जी तोल लेंगे। अब शुरू शुरू में जब साइंटिस्ट ने रेफरेंस कार्बन को बनाया था तो कार्बन का असल मास कितना है? 12। अब कार्बन से सुमित इधर कार्बन से कितना कितना मास फाइंड हो सकता था? यहां तो 12 हो सकता था, यहां 24 हो सकता था। समझ रहे हैं? कार्बन को डबल कर दो ना, 24 या 36 हो सकता था। फॉलो कर रहे हैं? यानी कार्बन कम से कम 12 एएमयू मेजर कर सकता है किसी दूसरे का। एक तरफ कार्बन पड़ा हो तो दूसरी तरफ दूसरा एटम रखें। तो अगर जिस तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 24 है, एक तरफ मैग्नीशियम होगा तो दूसरी तरफ 2 कार्बन रखने पड़ेंगे, तब जाके बैलेंस आएगा। कहने का मतलब यह है कि कार्बन से 12 एएमयू फाइंड हो रहा था या 12 का मल्टीपल फाइंड हो रहा था। छोटे 1 एएमयू 2 एएमयू 3 एएमयू फाइंड नहीं हो रहे थे। जिस तरह हमने 1 किलो के बाउट के 1000 हिस्से किए, वैसे ही हमने कार्बन एटम के कितने हिस्से किए? शाबाश, बोलो कितने हिस्से किए? 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर एक हिस्सा किसके बराबर बना? फिर बोलो जल्दी से, 1 एएमयू। और वो जो कार्बन के अंदर से एक छोटा सा पार्ट निकला 1 एएमयू, वो असल में कौन था? हाइड्रोजन। वो कौन था? हाइड्रोजन। इसलिए बार बार मैं लिखता हूं हाइड्रोजन किसके बराबर है? 1 एएमयू, जो कि कार्बन का कौन सा हिस्सा है? 1/12। कार्बन कार्बन बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि कार्बन ही हमारा क्या था शुरू में? रेफरेंस था। अच्छा जी, अब जरा नीचे ये स्लाइड देखें, ये बार देखें, जरा को फुल स्क्रीन करें। जी स्टूडेंट्स, ये नीचे ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये बार देखें जरा। इस बार के अंदर बता रहा है कि ये कार्बन हमारे पास रेफरेंस है जो फिक्स है। इस कार्बन से आगे देखो तो मैग्नीशियम कितना है? 24। लेकिन हम इस कार्बन को रेफरेंस पहले बनाया था, लेकिन बाद में इसको काट के हमने रेफरेंस किसको बना दिया? शाबाश, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कार्बन का कौन सा पार्ट है? जी, हाइड्रोजन कार्बन का कौन सा पार्ट है? शाबाश, 1/12 पार्ट है। अब इसका मतलब हाइड्रोजन हमारे लिए रेफरेंस है बाकी एटम्स का मास मेजर करने के लिए। चलो बेटा, सवाल करता हूं मैं। अनफाल, आप अपना माइक ऑन करें और मुझे बताएं, कैल्शियम के साथ लिखा हुआ 40, क्या मतलब समझती हैं आप इसका? कि अगर ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस में अगर एक तरफ कैल्शियम रखा जाए, इस तरफ अगर कैल्शियम रखा जाए, तो इस तरफ मुझे कितने हाइड्रोजन प्लेस करने पड़ेंगे? सर 40 हाइड्रोजन प्लेस वेरी गुड, करने 40। पड़ेंगे। और हर हाइड्रोजन जो है वो असल में कार्बन का कौन सा पार्ट है? शाबाश, 1/12। दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाई दे आर कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास? समझ आ गया आपको? उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर है। अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास। अब ये एवरेज क्या होता है? ये एवरेज क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं, पहले इस एवरेज को भूल जाएं। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इट्स एटम कंपेयर टू, जिसको कंपेयर करके निकाला गया है किससे? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी कार्बन 12 एटम का जो 1/12वां हिस्सा है जो कि हाइड्रोजन है, उससे कंपेयर करके जो एटम का मास निकाला जाएगा वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। एवरेज क्यों वर्ड बोला गया, मैं थोड़ा सा इस पे समझाता हूं, ये एवरेज क्यों बोला गया। अच्छा, पहले तो मुझे जूम पे बच्चे बैठे हैं वो बताएं, आपको क्या लगता है यहां पर एवरेज का लफ्ज क्या करने आया? एवरेज क्यों बोला गया? शाबाश, 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 शाबाश। एवरेज क्यों बोला गया? चले मैं बताता हूं। देखिए, आपको यह पता है कि एटम मास में एक तरह के नहीं होंगे। आइसोटोप्स का कंसेप्ट थोड़ा बहुत याद आ रहा है आपको? थोड़ा सा अगर मैं आगे जाऊं
तो आगे आपको यही बता रहे हैं। जैसे ये देखो, मैं इस तस्वीर को जूम करता हूं सिर्फ समझाने के लिए आपको। ये देखें, ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम की रिबन नहीं होती वो मेटल, ये आप आम स्टोर से आपको मिल जाएगी। ये जो फुलझड़ी चलती है वो आतिशबाजी जब करते हैं तो उसके आगे मैग्नीशियम रिबन लगा। इस मैग्नीशियम रिबन के अंदर देखा जाए तो ये मैग्नीशियम के सारे एटम है। क्या शक्ल देख के लग रहा है सारे एक तरह के हैं? वो डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्यों है? सबका, शाबाश, सबका आईडी नंबर सेम है। आईडी नंबर का मतलब एटॉमिक नंबर, याद आ रहा है आपको? 12 12 12 वो सेम है। लेकिन एक मैग्नीशियम, उसका मास 24 है, एक का 25 है और एक का क्या है? 26। अब ये क्यों फर्क आया? फर्क की वजह भी समझ लेते हैं। ये देखें, ये मैंने डिटेल लिखी हुई है, ये फुल स्क्रीन करें इसको। अब जरा गौर करो, ये मैग्नीशियम 3 तरह के लिखे हैं मैंने यहां पर, एक 24, एक 25, एक 26। प्रोटॉन 12 12 होंगे क्योंकि तीनों मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना देखा आपने? 12। तो इसलिए प्रोटॉन नंबर 12 ही होंगे। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 12। मास नंबर एक का 24, एक का 25, एक का 26। शाबाश। न्यूट्रॉन निकालने हो तो कल मैंने तरीका बताया था, मास नंबर जो के बराबर होता है, शाबाश, मास नंबर जो के बराबर होता है प्रोटॉन की तादाद जमा न्यूट्रॉन की तादाद। अब मास नंबर में से 12 प्रोटॉन निकाल दिए जाए तो 12 न्यूट्रॉन, 25 जो कि इसका मास नंबर है तो उसमें 13 न्यूट्रॉन, 26 जो कि इसका मास नंबर है 12 निकाल दिया जाए तो 14 न्यूट्रॉन। इसका मतलब न्यूट्रॉन के फर्क की वजह से मैग्नीशियम के 3 तरह के एटम्स हैं। अब वो तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? शाबाश, तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? शाबाश शाबाश, क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स। अब मुझे इन तीनों का एवरेज लेना पड़ेगा और इन तीनों का एवरेज लेके मुझे पीरियोडिक टेबल में लिखना पड़ेगा। इसलिए जब रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं तो किसी एक एटम का मास काउंट नहीं करते, उसके जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उन सबका एवरेज निकालते हैं, जो कि हमने कल निकालना है। आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास समझाया, आपको समझ आ गया। आइसोटोप क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट के वैरायटी ऑफ एटम्स जिसमें न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, वो मैंने समझा दिया, उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। अब जैसे अगली इंफॉर्मेशन है कि आपको इस मैग्नीशियम मेटल के अंदर 78% ये वाला मैग्नीशियम मिलेगा, 24, 10.13% आपको 25 वाला मैग्नीशियम मिलेगा, 11.17% आपको 26 वाला मैग्नीशियम मिलेगा। ये परसेंटेज कैसे पता चलती है? ये हमारा आने वाला कल का लेक्चर है जिसमें आपको आइसोटोप्स की परसेंटेज निकालना बताई जाएगी, जिसे अबंडेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अबंडेंस। आइसोटोप्स क्या है पता चल गया। आइसोटोप्स की अबंडेंस कितनी कितनी होगी। जहां पे भी आप मैग्नीशियम का सैंपल आप यूज करोगे लेबोरेटरी के अंदर, आपको तीनों आइटम्स को डील करना पड़ेगा एज अ ग्रुप। तो इनके अंदर कौन कितने परसेंट पाया जाता है ये हमने कल फाइंड करना है। फिर इस अबंडेंस की मदद से हम एवरेज मास निकालेंगे, वो भी हम कल फाइंड करेंगे। उम्मीद है अब जरा एसएलओ की तरफ दोबारा चलते हैं। अभी तक जो जो हमने सीखा वो क्या था? शाबाश, हम ये वाला एसएलओ सीख चुके हैं, हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन कर चुके हैं, एवरेज मास आइसोटोप्स का कैसे निकलता है 1/12 के साथ। अब ये कल हम बाकी इसको सीखेंगे। डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप, ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकलते हैं। अभी मैंने टेबल में आपको न्यूट्रॉन निकाल के दिखाए तीनों मैग्नीशियम के। उसके अलावा फर्दर कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द रिलेटिव, ये हमने कल पढ़ना है। बाकी हमारे एसएलओ तकरीबन कल कवर होंगे। आज मैंने बेसिक पे बात की है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। कल इंशाल्लाह इसी को आगे लेके चलेंगे, फर्दर देखेंगे इसको। यहां तक कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अगर क्लियर है तो थम्स अप, अदरवाइज कोई क्वेश्चन है तो अपना अपना जो है वो हाथ खड़ा करें। ओके, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।